इससे पहले भी YouTube पर बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन उनके बारे में लोगों का कहना है कि जब उन्होंने ये काम स्टार्ट किया तो उन्हें खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि बहुत सी फेक इन्फॉर्मेशंस भी हैं। इसीलिए हम इस वक्त डॉक्टर मसूद साहब के पास मौजूद हैं ताकि वो आपको सही तरह से गाइड कर सकें और बायोफ्लॉक के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन दे सकें कि ये बिज़नेस कितना प्रॉफिटेबल है। तो आइए अब इनसे कुछ सवालात करते हैं। अजी डॉक्टर साहब, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि बायोफ्लॉक में कौन सी मछली डालनी चाहिए? बहुत से लोग कहते हैं कि जी तिलापिया बेहतर है, फिर कुछ लोग कहते हैं कि रोहू का रेट अच्छा होता है। तो इस बारे में लोगों को गाइड करें कि कौन सी मछली डालनी चाहिए और ये इसका कितना वज़न हो जाएगा बायोफ्लॉक में जब हम फार्मिंग करते हैं तो? देखें, सूरत हाल ये है कि लोग गलत सिलेक्शन कर लेते हैं और बाद में कहते हैं जी बायोफ्लॉक में वज़न नहीं होता। जब मछली वो डालेंगे जिसका वज़न होता ही 400 ग्राम है, तो आप अगर एक्सपेक्टेशन 1 किलो की रखेंगे तो वो कैसे मुमकिन है? एक चाइनीज़ बंदे से अगर आप ये सोचेंगे कि वो 6.5 फुट का निकलेगा तो ये मुमकिन नहीं है। छोटे कद की ब्रीड है, तो तिलापिया छोटे कद की है। और मैंने खुद देखा है कि वीडियोज़ आती रहती हैं। अभी कुछ दिन पहले एक साहब बैठे हुए थे, पहले मेरे पास काम करते थे लेबर में, और अब वो कह रहे थे जी मैं डॉक्टर हूँ और ये वो, लेकिन कोट पहन के बैठे हुए थे। तो कोट पहनने से नॉलेज नहीं आता। तो वो ये कह रहे थे जी कि इसमें वज़न जो है वो नहीं आता, और इस वजह से पूरा नहीं आता वज़न कि जी इसमें पानी कम होता है, और इस वजह से ये जो 35 लीटर तक पानी होना चाहिए एक मछली के लिए। अगर 35 लीटर के एक मछली के लिए होगा तो एक टैंक में 300 मछली अगर पलेगी तो फिर काम ही ये फजूल है। इतना बड़ा सेटअप लगा के तो फिर पौंड ही बना लें। लेकिन ऐसा नहीं है, उनकी अपनी प्रॉपर नॉलेज नहीं थी। और हर बंदा यहाँ पे आके ये करता है कि आके कहता है जी कि यानी दूसरे को क्रिटिसाइज़ करके अपनी नॉलेज झाड़ता है, बेसलेस नॉलेज। और बहरहाल मेरे पास, क्योंकि मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया और पहला बंदा मैं था जिसने बायोफ्लॉक इंट्रोड्यूस करवाया पाकिस्तान में, और उस वक्त तो लोगों को कंसेप्ट ही नहीं था, लेकिन मैंने ट्रायल किए। मेरे पास इस वक्त रोहू भी मौजूद है, मेरे पास इस वक्त ग्रास कार्प भी मौजूद है, मेरे पास इस वक्त बिग हेड पंगेशियस तिलापिया। तो तिलापिया तो मैंने अब डालना बंद कर दिया क्योंकि वो वज़न करती ही नहीं है। बिल्कुल। वो पूरे साल में तरफ से कि मेरा फार्म जंग में है, वहाँ जाके मछली को पकड़ें और देख लें कि उसका वज़न कितना है, और उसको पका के खा भी सकते हैं। एक मछली मेरी तरफ से गिफ्ट। मेरा बखर रोड पे मेरा फार्म है, 7 किलोमीटर बखर रोड पे। तो वो अपने सामने देख लें कि कब हमने डाली और ग्रास कार्प ने कितना वज़न किया। वो असल सूरत ये है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मछली पालनी आती नहीं है। और क्योंकि YouTube हर एक को एक्सेस दे देती है कि जो अपनी राय दे दे, तो इस वजह से वो गलत राय दे के लोगों को मिसगाइड करते हैं। ऐसे लोगों से अवॉइड करें। पेंट कोट पहन कर बैठने से नॉलेज नहीं आती, वो पढ़ने से आती है। उसके लिए आपको स्टडी करनी पड़ती है, आपका कैलिबर हाई होना चाहिए। ये ऐसे नहीं होता जी। अब इसकी जो कैटेगराइज हमने किया है, तो सबसे तेज़ ग्रोथ पंगेशियस की आई है, जो बोनलेस हम खाते हैं जी, जो अक्सर शादी हाल वगैरह में शादी हालों में भी फिंगर फिश कहते हैं, जो अमीरों की शादी में जो अमीरों की शादी में मछली पेश की जाती है वो पंगेशियस होती है, और उसमें कांटा नहीं होता, वो बोनलेस की हुई होती है, और वो बच्चे भी आसानी से खा सकते हैं, इसीलिए उसको शादियों पे ऑफर की जाए। सबसे तेज़ ग्रोथ उसकी है। वो 7 माह में हमारे पास 1 किलो वज़न उसने किया। ग्रास कार्प ने हमारे पास 9 महीने में 1 किलो किया। बाकी मछलियाँ सारी इसके बाद हैं। हाँ, अलबत्ता कैट फिश जो है वो जल्दी ग्रोथ करती है, वो भी 7 माह में किलो हो जाती है, लेकिन उसकी डाइट क्योंकि गोश्त देना पड़ता है, और हर बंदा गोश्त ला के और कराना ज़रा उसके लिए मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपने कैट फिश डालनी है तो भी 7 माह, और अगर आपने पंगेशियस डालनी है तो 7 माह में तैयार हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल ये है कि एक साहब की वीडियो देखी थी तो वो कह रहे थे कि टैंक में कोई मिकदार होती है कि आप इतनी मछली डाल सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि इसके बारे में थोड़ा सा बताएं
कि कितनी मछली होनी चाहिए? दूसरा ये बताएं कि क्या मछली की नस्ल के साथ साथ भी इस पर डिपेंड करता है कि आप तिलापिया इतनी डाल सकते हैं, रोहू इतनी डाल सकते हैं, या जो फिंगर फिश है जो आप क्या बता रहे हैं वो कितनी डाल सकते हैं, इस बारे में भी? देखें, जहाँ तक फिंगर फिश है ये हम 1000 डलवाते हैं, और टैंक में से वज़न लेने की जो है वो फिक्स है कि आप तिलापिया डालें, चाहे रोहू डालें, चाहे पंगेशियस डालें, चाहे कोई और डालें, आपने 1000 किलो प्रोडक्शन लेनी। मछली डाली हुई है तो 1 किलो की होगी। अगर 1 किलो से वज़न ज़्यादा लेना है तो मछलियों की तादाद फिर कम करनी पड़ती है। कुछ मछलियाँ उसमें से आप सेल कर दें और बाकी को आप 2 किलो कर लें, 500 कर लें तो 2 किलो वज़न। तो एक टैंक एक क्रॉप्स यानी जो देता है तो वो उस टैंक की कैपेसिटी 1000 किलो की होती है गोश्त की, ना कि नंबर ऑफ फिश की होती है। आपने उस टैंक से 1000 किलो मैक्सिमम वज़न ले सकते हैं। और अगर कोई ये कहता है जी इसमें इतनी डाल दें, इसमें इतनी डाल दें, तो वो मानी नहीं रखता कोई। हाँ जी। असल चीज़ ये है कि उसमें से प्रोडक्शन कितनी लेनी है। तो एक टैंक 1000 किलो गोश्त जिंदा वो आप ले सकते हैं। आप बड़ी मछली डालेंगे तो ज़ाहिर है आपने 2 या 3 किलो करनी है, अगर तो उस हिसाब से तादाद को कम कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मैंने ये भी सुना था कि इनकी तादाद ज़्यादा बढ़ाने से फिर इनकी जो नशो नुमा होती है वो रुक जाती है और स्लो होती है। देखें, मैं आपको एक कंसेप्ट दे देता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी। पहले लोग बड़े बड़े मैदानों में दौड़ते थे, 10 किलोमीटर रेस लगानी तो 10 किलोमीटर सड़क चाहिए होती थी। हाँ जी। लेकिन ये ऐसा ही कंसेप्ट है कि 10 किलोमीटर आप दौड़ तो लगा रहे हैं, लेकिन ट्रेडमिल के ऊपर, तो वो भी 10 किलोमीटर हो जाती है। तो मछली को हमने उस कैद समझे कर दिया है उस टैंक में, वो गोल गोल चक्कर काट के तो अपनी एक्टिविटी पूरी कर लेती है। तो इस तरीके से आप यूं, यानी समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि आप, एक तरीका ये है कि आप यहाँ मेरे दफ्तर से भागें और ठोकर न्याज बेग को चक्कर लगा के आ जाएं, हाथ लगे 10 किलोमीटर हो जाएगा। और दूसरा तरीका यह है कि मेरे ये लान में आप कोई 40 चक्कर लगा लें तो हो सकता है ये 10 किलोमीटर हो जाए। तो स्पेस मैटर नहीं करती, वो आपकी उसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा कर दें। आप 2 तरह की टर्म इस्तेमाल होती हैं, हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी। हाई डेंसिटी मीन के ज़्यादा तादाद में आप मछली डाल लें, लेकिन उस सूरत में आपको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए और अमोनिया की रिमूवल जल्दी चाहिए। बिल्कुल। अगर ये 2 काम आप कर लेते हैं, हाँ जी, तो आपकी ग्रोथ आ जाएगी। ब्रायलर 1 फुट जगह में तैयार हो जाता है। ब्रायलर 1 स्क्वायर फुट लेता है और 1.5-2 किलो तक का हो जाता है। मछली के साथ भी ऐसा ही है, ये भी जानदार है। अब लोग कहते हैं जी इसको इतनी दौड़ाना चाहिए, जैसे एक नाम निहाद वो डॉक्टर था, यानी वो अपने आप को, हालांकि वो किसी प्राइवेट कॉलेज से पढ़ा है या नहीं पढ़ा, तो आपको पता है हमारे यहाँ प्राइवेट कॉलेजों का मेयार जो है, यानी चाइना ग्रेजुएट आप कह लें। हाँ जी, तो वो इस तरह का वो था। तो वो ये कह रहा था जी कि 35 लीटर चाहिए और उसको जगह कम होती है, वज़न नहीं। वज़न आपकी मैगी कहाँ से मिलेगी? तो वो एक मसला तो ये हल हो गया कि बगैर फीड के भी पाला जा सकता है। और दूसरा जो था वो ये था कि एक्सपोर्ट ख़रीदेगा कौन? तो मैंने इसमें ये किया कि जिस कंपनी से हमारा श्रिम्प आ रहा था उससे बाई बैक एक एग्रीमेंट मैंने किया कि भाई अगर हमारा नहीं बिकेगा तो देन आपके पास तो ऑर्डर है, क्योंकि वो मल्टीनेशनल कंपनी है। तो उन्होंने कहा जी जब आपका तैयार हो जाए तो आप हमें बता दें, आप हमारे साथ एग्रीमेंट में आ जाएं तो हम आपका यहाँ से यूएई भिजवा देंगे, हमारे पास डिमांड पूरी नहीं हो रही। तो वो जब ये हो गया तो फिर मैंने बड़े लेवल पे लोगों को कहना शुरू कर दिया कि ये करें, हम आपका एक्सपोर्ट करवा देंगे। एक्सपोर्टर मेरे पास हैं, और बल्कि एक का मैंने इसी ऑफिस में यहीं इस जगह पे बैठ के तो उन्होंने ऑफ़र दी थी कि जितना भी आप पैदा करेंगे, चाहे फ़िश चाहे ये, हम आपसे लेके एक्सपोर्ट कर देंगे। वो पाकिस्तानी थे। तो मेरे पास अब काफ़ी सारी मल्टीपल ऑप्शंस हैं। और अब क्योंकि फार्मर को सबसे पहले ये होता है कि सीड कहाँ से मिलेगा, खुराक कहाँ से मिलेगी और बिकेगा कहाँ। आप तीनों एंड जो है वो उनको सिक्योर कर लें तो आप कामयाब हैं। अब फार्मर ने सिर्फ पालना है और हमने उसको बाकी चीज़ों से आज़ाद कर दिया। कंसल्टेंसी हम देते हैं, यानी सेल वाला तो मसला ही नहीं रहा। हाँ, सेल वाला मसला नहीं रहा। तो ये चीज़ जो है ना, ये एक प्लस पॉइंट हो गया। और कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसका कोई एक्सपोर्ट का नेटवर्क हो,
या बाइंग का नेटवर्क हो या सीड प्रोवाइड कर सकता हो या कंसल्टेंसी देता हो। तो जब ये सारा कुछ एक अम्ब्रेला के नीचे है तो इसलिए आप देखते हैं कि मेरे पास कितना रश बार लगा हुआ है और मैं आपको कितनी मुश्किल से टाइम दे पाया हूँ। तो ये एक फ़र्क है मेरे में और लोगों में। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अभी जब हम आ रहे थे तो हम देख रहे थे कि बहुत से लोग बाहर वेट कर रहे थे और वो शायद इसी सिलसिले में आपसे मिलना चाह रहे थे, लेकिन उसके बावजूद आपने हमारे लिए इतना वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। और मेरा ख़्याल है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे बहुत से लोग फ़ायदा उठाएंगे और ना सिर्फ लोग बल्कि मेरा ख़्याल है कि इंशाल्लाह हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा अगर गवर्नमेंट इसकी तरफ सोचना शुरू करे और इस एक्सपोर्ट के बारे में सीरियस हो तो इंशाअल्लाह ताला हमारा मुल्क प्रोग्रेस करेगा। बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।